राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने 5 मई को शिमला में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक की इमारत में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग सोलर पैनल वाले एक बॉक्स से शुरू हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तथा उनके सहयोगी दुर्गेश पाठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत को भारत के अस्तित्व की लड़ाई और देश के लोकतंत्र और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक निर्णायक क्षण बताया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का इस्तीफा राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात राजधानी में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर हुई। बिहार में एनडीए सरकार 7 मई को होने वाले बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में जुटी है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह प्रतिष्ठित गांधी मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नेताओं ने दिल्ली के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा कर आभार व्यक्त किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के ऐतिहासिक नतीजों के बाद अब राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम ने अब राजभवन का रुख किया है। गोरखपुर में शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी के उपलक्ष्य में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समारोह शिक्षा मित्रों की सेवाओं के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1,43,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है, जो इसी महीने से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शिक्षा मित्रों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में उपस्थित शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी शिक्षा मित्र बहन और भाइयों, आज का इस समारोह आप सब की सेवाओं को सम्मान देने का समारोह है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वर्षों से आपकी मांग थी, लेकिन अपनी मांग को जो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ती, उसको आप लोग टकरावट के साथ लेना चाहते थे। संवाद से समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। याद करिए, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी, प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में ये कहां जाएंगे। और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि
ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे और उनका जो 3,500 रुपये का मानदेय था इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपये का मानदेय देने का निर्णय लिया है और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है, यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि और डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का अब तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सशक्त नारी सशक्त समाज सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि हमें सिखाती है कि जब बात न्याय और अधिकार की हो बल्कि निर्णय आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना समय की मांग है। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी नीतियों के तहत महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है और विधानसभा व लोकसभा में 33% आरक्षण का प्रयास जारी है। हम नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। बहनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। मौन नहीं बैठना चाहिए, तो उसके लिए निर्णय आवश्यक हो जाता है। आज फिर ऐसा समय हमारे सामने खड़ा हुआ है जब समाज में नारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आज हम सब के लिए जरूरी है। यह वह समय है जब संसद के अधिकारों के लिए आवाज उठाना हम सब के लिए ये जरूरी है। जिस प्रकार से संसद में महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया,
मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है और जो उनके निर्णय हैं, वो लाजवाब है। आप देख रहे हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, पूरे देश के अंदर गुजरात की आवा हवा वो चमकी है, पूरे देश के अंदर चमकी है, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। उदाहरण देते थे कि गुजरात में ये हो रहा है, इसको यहां लागू किया जाए, गुजरात में वो हो रहा है, उसको यहां लागू किया जाए। आज अगर हम जब देखते हैं 11.5 साल एक प्रधान सेवक के रूप में भारत की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, इस छोटे से कार्यकाल में भारत का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिलाओं को की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सशक्तिकरण का ये बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर आप इतनी संख्या में यहां उपस्थित हैं और इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आपको विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा हो, उनमें 33% आरक्षण देने का प्रयास उनका निरंतर जारी रहेगा। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी हैं, जो बोलते हैं उसको तो करते ही हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी धरातल पर उतार देते हैं। यही नरेंद्र मोदी है। वे ऐसे भारत का, आदरणीय मोदी जी ऐसे भारत का निर्माण वो करना चाहते हैं जहां नारी को अवसर मिले, अधिकार मिले, जहां हर बेटी अपने सपनों को साकार कर सके, हर महिला आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी सांसदों के खिलाफ बदले की राजनीति कर रही है और विलय के बाद से उनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने बताया कि वह और 7 सांसद राष्ट्रपति से मिलकर अपनी शिकायत रख चुके हैं। उन्होंने पंजाब सरकार पर एजेंसियों और संसाधनों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के बाद एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा और सीधे तौर पर यह बात कही। और मैं आम आदमी पार्टी को भी यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंस कर रह चुकी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है अब,
उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। जो लोग खुद राजघाट जाते हैं महात्मा गांधी जी की समाधि पर सत्याग्रह का सहारा लेने, आज वही लोग पंजाब की मशीनरी का इस्तेमाल कर कर चुन चुनकर हम सबके खिलाफ कभी विजिलेंस, कभी दिल्ली पुलिस, कभी पोल्यूशन बोर्ड से कार्रवाई कर रहे हैं। ये जनता के सामने आना जरूरी है और खास तौर पे पंजाब की जनता के सामने तमाम चीजें आनी बहुत जरूरी थी। आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहा विवाद अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश में लोकतंत्र की कथित हत्या के मुद्दे को राष्ट्रपति के सामने मजबूती से उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का खुद को अलग दल बताकर भाजपा में विलय करना संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को पार्टी से आपत्ति थी तो उन्हें इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए था। राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ मैं मिल के आया, मीटिंग करके आया। जो पिछले दिनी संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि अचानक 7 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ नहीं रहे, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, जो कि बिल्कुल गैर संविधानिक है। राष्ट्रपति जी ने मैं डिटेल च गल की है कि ਜਾਂ ਤਾਂ फिर पूरी पार्टी जिहड़ी है वो 2/3 मेजोरिटी नाल ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ पास करके मर्ज होवे किसी होर पोलीटिकल पार्टी च ਤਾਂ हैगा, नहीं तो फिर कल्ला एक राज सभा दे एक हाउस दे यानी कि पार्लीमेंट दे एक हाउस दे 6-7 जाने कह देन कि असीं हुण आह पार्टी नहीं हैगे, असीं तां आह पार्टियां। ये मनमर्जी थोड़ी चलती हुंदी है, ये मजाक है तां लोकतंत्र दा। मैं राष्ट्रपति जी नूं ये भी कहा कि हुण जे पंजाब दे विच गिणती करनी होवे तां भारतीय जनता पार्टी दे बीजेपी दे MLA 2 ने, राज सभा दे MP 6 ने, ये किवें हो सकदा जी? ये मजाक नहीं हो गया फिर? ये मैं लिखती भी दे के आया, आही उहदी कापी मेरे कोले, इहदे ते साइन भी ने सारे MLA दे, सारे जिन्ने 95 दे ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ ਜੀ? ਆ ਖੜੇ ਨੇ MLA ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ BJP ਕੋਲੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 21 ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ।
ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੀ ਪਰ ਇਲੈਕਟਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾन ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ बैक करूँ। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं के साथ विजय उत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी आजादी के बाद एक नया राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने इस जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को बधाई देते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इसे देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है, तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता, अजय टोंक जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। और हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा हमारा सदा हुआ नेतृत्व, ऐसा पारदर्शी नेतृत्व जो लगातार संघर्ष करता है। 2021 में जब हम पीछे रह गए, हमारे एक भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। मुझे संदेशकाली हिंगलगंज क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, जहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की अमानवीय व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों को वहां सरेआम उड़ा दिया गया, किस प्रकार से वहां पर निर्दयता के साथ हत्याएं की गई। इसके बाद आज वहां सरकार आई है। ये सरकार इतनी आसानी से नहीं आई है, इसलिए हम सब लोग, जिन लोगों ने वहां पर सीधे सीधे मोर्चा संभाला है, उन सबका एक तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। जो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके बलिदान से आज जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे जहां पैदा हुए, उस भूमि में भी आज भगवा खिल रहा है, आज कमल खिल रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है कि मैं हर चुनाव में, हर किसी भाषण में मैं एक ही बात बोलता था। जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे कि बंगाल में क्या होगा,
तो मैं कहता था कि देखिए आप, जहां जहां से भी कांग्रेस उखड़ी है, जहां जहां से भी कांग्रेस एक बार समाप्त हुई है, सरकार से बाहर हुई है, वहां कांग्रेस दोबारा नहीं आई है। और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन लगा रहे हैं, यानी कि एनडीए और भाजपा की सरकार बन रही है। मैं इसको उदाहरण देता था कि इसके बगल में बिहार है, बंगाल के बगल में बिहार है, उड़ीसा है, वहां डबल इंजन लगा है। हमारे हरियाणा में डबल इंजन लगा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में डबल इंजन है, दिल्ली में लंबे समय बाद डबल इंजन लगा है, मध्य प्रदेश में लगातार डबल इंजन है, गुजरात में लगातार डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ में लगातार डबल इंजन लग रहा है। तो भाइयों बहनों, ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो आप देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी। डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं, डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं, डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है वहां तेज गति से विकास होता है। और मैं बंगाल में देखकर मैं कह सकता हूं, देखिए वहां उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में, जहां हमारी मातृशक्ति को, जिसके लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोकने का महापाप किया है। और देश की जनता ने बंगाल हो, आसाम हो या पांडिचेरी हो, सब जगह से उनको जवाब देने का काम किया। और 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल प्रचंड बहुमत से विजय श्री को प्राप्त करना है। सुशासन त्योहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव जिले के मोतीपुर में आयोजित जन समस्या वितरण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1 मई से शुरू हुआ यह समाधान शिविर 10 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने जानकारी दी कि राजनांदगांव में अप्रैल महीने में 12,000 से अधिक समस्याओं का निराकरण किया गया है, जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन त्योहार का उद्देश्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सुशासन त्योहार के अंतर्गत आज मैं हमारे प्रदेश के संस्कार धानी राजनांदगांव के हमारे महापौर के वार्ड मोतीपुर के ये जन समाधान शिविर में उपस्थित हुए हों। और आप सबला मालूम है कि 1 मई से ये समाधान शिविर शुभारंभ हुए हैं, 10 जून तक चलने वाला है। ये 40 दिन तक ये चल ही। और एक पहले हमन प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर ला ये निर्देशित करे रहे कि जो भी आम जनता के समस्या है और सबला सुन के ओकर समाधान करो। और आज बड़ा अच्छा लगे समर राजनांदगांव के कलेक्टर बताइन कि यहाँ ये अप्रैल महीना में 12,000 से ज्यादा जिला के राजस्व प्रकरण के निराकरण करीन है। मैं जिला के कलेक्टर और उनके पूरा टीम ला बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसने हर जिला में हमारे कलेक्टर मन काम करीन है। अब ये 40 दिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमन क्लस्टर बना के 4 पंचायत, 5 पंचायत, 6 पंचायत के क्लस्टर बना के एक समाधान शिविर के आयोजन करत हन। और इस शहरी क्षेत्र में भी समाधान शिविर वार्ड में ये करत हन। और ये शिविर के और ये सुशासन त्योहार के ये मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जो आप मन के सेवा में छत्तीसगढ़ के जनता के हित में जो काम करत है, जो योजना चलात है, जो सुविधा हमन देत हन, वो आप मन तक पहुंचत है कि नहीं पहुंचत है। आप मन से सीधे मिल के आप मन से संवाद करके बोला जाने के प्रयास, यही हमारा सुशासन त्योहार है। जनता ला जितना अधिक से अधिक सुविधा हुई वो काम ला हमन करने वाला हन। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।